दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट को ले रखे हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये साइकोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी के साथ में जो कॉम्बिनेशन है इस सब्जेक्ट के लिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बायर को किस तरीके से एक मार्केटर या एक मैन्युफैक्चरर समझने की कोशिश करता है कि उसकी सोसाइटी भी है तो उसको सोशियोलॉजी भी समझना होता है। वो एक इंसान है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी ऑलवेज मैटर्स, तो उसका इकोनॉमिक रीजन भी उसे देखना पड़ता है। और लास्ट उसकी साइकोलॉजी, उसका जो दिमाग है वो कैसे उस पर कमांड करता है या गवर्न करता है। इन सारी चीज़ों को, ब्रांच ऑफ नॉलेज जो है, इन सब को पकड़ते हुए एक मार्केटर कोशिश करता है कि वो अपने कंज्यूमर को या बायर को समझ सके और एज पर देयर नीड्स उनको सेटिस्फैक्शन दे सके। तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं या जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक बायर को जब वो कोई बाइंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को अपना टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर क्लास का टॉपिक समझ में आ गया तो समझ में आएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। तो ऑलवेज आई एम ट्राइंग कि आप जब भी कोई नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट उठाओ तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप उसमें कुछ टाइम और कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करो। जो इनिशियल स्टेज का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपके लिए आगे जाके बहुत ईजी कर देगा चीज़ों को, आपको फैसिलिटेशन में ले आएगा कि किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सही डायरेक्शन लेना या पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर आपको गाइड ही कर सकता है, पर एफर्ट आप ही का होता है। तो आई एम जस्ट गाइडिंग यू, मैं केवल आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको वो डायरेक्शन में आगे चलना अपनी मेहनत से है, राइट। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको मैं पूरी कंप्लीट गाइडेंस दे सकूँ किसी भी टॉपिक या क्लास के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं एक बायर के ऊपर जब वो बाइंग करता है। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अपन फैक्ट्स कहते हैं, उनको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, buyer are the highly complex entity in the field of marketing management। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल भरा या जटिलता भरा या कॉम्प्लिकेटेड बाय नेचर अगर कोई एलिमेंट है तो वो अकेला एकमात्र बायर है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ बायर। ये कहा ही नहीं जा सकता। जिस चीज को शायद आप इजीली एवरेज समझ रहे हो सकता है बायर उसकी डिमांड कर दे और माहौल बना दे और वो एकदम से चीजें स्कैर्स में आ जाए। कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो बायर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। सेकंड बात, नीड्स एंड डिजायर्स आर इननंबरेबल एंड वेरी बाय नेचर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोस में भी समझाया था कि नीड्स और डिजायर्स का किस तरह का इंटरकनेक्शन होता है, इंटर बॉन्डिंग होती है और किस तरीके से एक के बाद एक चीज उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये जो जरूरतें और जो हमारी इच्छाएं हैं, जिनको हमने तमन्नाएं भी कहा है, ये जो जरूरतें और इच्छाएं हैं ये हमेशा इननंबरेबल है। क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो एक व्यक्ति की बस 100 इच्छा होती है, 1000 इच्छा होती है, लाख ही होती है? अरे इननंबरेबल है। यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट काउंट। अंतिम समय तक में भी एक व्यक्ति हमेशा अपने मन में एक चाह रखता है, एक इच्छा रखता है, एक जरूरत महसूस करता है। उसे चाहिए उसका फैमिली साथ में हो, सब सेटल्ड हो जाए, सब आगे अपना अपना काम बहुत अच्छे से संभाल ले, परिवार का नाम बना रहे, जो उसने आज कमाई करी है गुडविल की अपने खानदान के लिए वो बनी रहे, उसमें बढ़ोतरी हो, घटोतरी ना हो। ये सारी जो इच्छाएं, तमन्नाएं, ये इननंबरेबल है। मतलब द लास्ट बेड तक भी वो इस तरह की चीजें तमन्नाएं रखता है। तो एक बायर तो जो कि मार्केट में है, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, तब तो तमन्नाएं होनी है असंख्य। तो ये भी दिमाग में एक फैक्ट है जो एक मार्केटर रखता है कि जो नीड्स हैं और जो डिजायर्स हैं वो इननंबरेबल है, साथ के साथ में वो वेरी करती हैं बाय नेचर। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की इच्छा से अलग है। उसे हो सकता है 10 लोग आप एक सर्वे कर लें और 10 लोग उठाएं जिन्हें गाड़ी की जरूरत है, 4 व्हीलर की जरूरत है। उन 4 व्हीलर में भी
10 लोगों का अलग अलग उसमें एक रिक्वायरमेंट होगा। 4 व्हीलर तो हो लेकिन लग्जीरियस हो, नहीं अपने को तो 4 व्हीलर बस इतना चाहिए अपना परिवार आ जाए, ज़्यादा खर्चा वगैरह भी ना लागे, बजट भी ना ज़्यादा जाए और अपने पास एक स्टेटस सिंबल हो जाए, क्योंकि आजकल सब लोगों के पास 4 व्हीलर है। आप देखिएगा हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग है। वो कहता है एक मुझे छोटी सी गाड़ी चाहिए, मुझे और मेरा एक बंदा है साथ में, उसके साथ जाने को, मेरे को ऑफिस में चाहिए, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरना एक घर के लिए फैमिली कार तो अलग से है, मुझे तो अपने ऑफिस पर्पज से चाहिए। एक कहता है 4 व्हीलर तो चाहिए पर मेरे को डिलीवरी वेन के जैसा चाहिए 4 व्हीलर, मुझे सिर्फ अपना माल को सप्लाई करना है, तो उसकी रफ एंड टफ गाड़ी नीड है। कोई आदमी जो पहाड़ों पे रहता है उसके लिए 4 व्हीलर अलग तरह के डिजायर रखती है। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं यानी जो लोग मैदानों में रहते हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। तो पर्सन टू पर्सन, circumstances to circumstances, budget to budget, all the desires are vary in nature। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 3, buyers are most dynamic। सबसे ज्यादा अगर डायनामिक एलिमेंट कोई अगर है तो वो है इंसान, और बायर इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में से ही तो होते हैं बायर। भाई बायर और सेलर, वी पीपल ऑल आर काउंटेड इन अ बायर और सेलर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये जो बायर है ना वो सबसे ज्यादा डायनामिक है एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। इसको मैनेज करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है इसको मैनेज करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप काउंटर पे एक बंदा खड़ा है ना, वो लास्ट मोमेंट तक आपके पर्स से वो अपना पैसा निकाल के आपको देगा, उस तक में भी उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल सकता है। इवन वो पैसा दे रहा है और उसके साथ में कोई आपका पुराना कस्टमर आ गया और उसने उसी चीज को रिजेक्ट करने आया है जिस चीज को वो सेलेक्ट कर चुका है, उसका माइंड चेंज हो सकता है उसको एक सोच लेना पड़े, अरे मैं कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहा हूँ। ये जो थॉट प्रोसेस है ना उसका, ईच एंड एवरी मोमेंट ही इज थिंकिंग। तो वो जो सोच रहा है और उसके सोच के हिसाब से वो जो डिसीजन लेता है ना, इस वजह से वो बहुत ही डायनामिक है बाय नेचर। हर समय उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। आप कितना भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एक प्रेफेस बना दो, एक बहुत अच्छे से मार्केटिंग स्किल्स को यूज करते हुए उसके दिमाग में एक पिक्चर फ्रेम कर दो, पर भैया करेगा तो वो वही जो उसके दिमाग में लास्ट उसको क्लिक करता है, हाँ कि ना। मुद्दे की बात यह है, अगर उसको जच गई, चाहे आपकी बात हो, चाहे वो मार्केट में एक फ्लो बन गया हो या उसकी खुद की जरूरत कुछ भी है, अगर उसके दिमाग में हाँ सेट बैठ गई तो हाँ है और ना सेट बैठ गई तो ना है। आप कितना ही एफर्ट कर लेना, बंदा चेंज नहीं होगा। तो ये जो डायनामिक है ना, ये यही पॉइंट है, कब कहाँ कैसे पलटी खा जाए यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इसलिए डायनामिक है। ये बात भी हर एक मार्केटर दिमाग में आगे लेके चलता है कि भैया उसका जो बायर है ना वो बहुत डायनामिक है। एक और चीज, ये इंटर बॉन्डिंग क्या है, एक इक्वेशन है भाई। कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और इसके सही सीक्वेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सही सीक्वेंस क्या कहता है वो समझ लीजिए। द फर्स्ट कम्स नीड, जरूरत होनी चाहिए, जरूरत नहीं हुई ना तो डी नहीं आएगा, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजायर। आपके पास में नीड होनी चाहिए, फिर एक चाह होती है, चाह, वांट, चाह होगी तो इच्छा आएगी, डिजायर। नीड के बाद आएगा डिजायर हमेशा, लेकिन नीड और डिजायर के बीच में एक शब्द है वांट, चाह, तमन्ना। इच्छा तभी जागृत होती है जब आपको एक चीज की चाह होनी चाहिए। चाह का नेक्स्ट डिग्री होता है इच्छा, ठीक है। तो अगर आपके पास नीड है तो वांट होगा, वांट हुआ है तो डिजायर होगा, डिजायर होगा तो ही डिमांड होगा, और डिमांड होगा तो ही प्रोडक्ट का मार्केट में होना सिद्ध होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये इक्वेशन बताई है या जो मैंने इंटर रिलेशन बताया है, ये समझ में आना चाहिए। हर मार्केटर इसी इक्वेशन पे काम करता है। आप एक प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में हाजिर हो गए, लेकिन उस प्रोडक्ट को केवल ऐसे ही प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएट अ नीड, यू हैव टू वर्क ऑन वांट, यू हैव टू मैनिफेस्ट द जो डिजायर्स हैं उन डिजायर्स को क्रिएट कीजिए। डिमांड अपने आप क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा। अगर आपने ये 4 पे काम नहीं किया और प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आ गए तो मान लेना कुछ नहीं होने वाला आपका।
यू हैव टू क्रिएट अ माहौल बनाना पड़ता है भैया, नीड क्रिएट करनी पड़ती है, वांट्स क्रिएट करनी पड़ती है, डिजायर्स पैदा करनी पड़ती है, तब कहीं जाके डिमांड और प्रोडक्ट का होना सिद्ध होगा। ये इक्वेशन भी समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा बात करते हैं फैक्टर्स की, जो कि अपना टॉपिक है आज की क्लास का। तो फैक्टर्स क्या है, कैसे हैं? बहुत सारे हैं भाई, बहुत ही सारे हैं, अनलिमिटेड। जब मैंने ये चीज कह दी ना कि ये जो डिजायर्स है अननिमरेबल है और जो वो डायनामिक नेचर का है हमारा जो बायर है, तो आप सोच के देखो कि किन किन फैक्टर्स का उस पर असर नहीं आता होगा। अरे देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फिर भी कोशिश करी हूं मैं कि इसको कंसाइज फॉर्म में और एक ऑर्गेनाइज वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं, राइट? चलो शुरू करते हैं। देखो, कल जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स होते हैं वो इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। बहुत सारे तरीके बताए थे उसमें, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, ईगो, ये सारे सब उसके इंट्रिंसिक होते हैं, जो कि आपका पर्सनैलिटी भी हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि भैया जो उसका कल्चर है, सोशल क्लास है, जो उसका फ्रेंड फैमिली, जो उसका ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे फैक्टर्स वो है जो उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। इसका भी असर उस पर आएगा और इंट्रिंसिक का भी उस पर असर आएगा। तो अब कौन कैसा आएगा वो तो डिपेंड कि किसका कितना असर आया है। थोड़ा सा और दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है। देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल, राइट? अब साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में समझ सकते हो, जैसे कंज्यूमर की नीड्स कैसी होंगी, ये हर एक बंदे का अपना अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। उसके लिए मोटिवेशन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, उसके परसेप्शन कैसे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी लर्निंग क्या है, उसके बिलीव्स और एटीट्यूड्स क्या हैं, ये सारे चीज उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर है। हमने आपको पहले भी कहा था कि बायर के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को फोकस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम हर एक टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आता है बाइंग बिहेवियर पर अभी आपको इतना ही समझना है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर में चाहे एटीट्यूड हो, लर्निंग हो, परसेप्शन हो, मोटिवेशन हो, या उसके बिलीव्स हो, या उसका कुछ भी नीड्स वगैरह हो, ये सारी चीजें उस पर असर आती है। मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी नीड्स भी कितनी तरीके की हो सकती है। बहुत सारी तरीके के मोटिव्स होते हैं, बहुत सारी तरीके की नीड्स होती है, बहुत सारे तरीके से चीजों में बिलीव पैदा होता है। सबको मैं डिटेल में बताऊंगी, पर वन बाय वन बताऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस के जरिए बताऊंगी, ताकि आपको पर्टिकुलर वो चीज जिसमें आपका कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है, उसी वीडियो को आप देख करके आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को एनरिच कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। जब साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर ली तो हमने दूसरा कहा है पर्सनल फैक्टर। हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत तत्व भी होता है जो उस पर असर डालता है कि वो चीजों को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आज खरीदेगा कि कल खरीदेगा, सस्पेंड कर रहा है कि पोस्टपोन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। खारिज करना और निरस्त करना या उसको आगे टालना, सब बातें अलग अलग है। हम कई बार दुकान पे जाते हैं और हम ये कहते हैं कि भैया मैं वापस आ रहा हूँ, जरा देखता हूँ। वो भैया को भी पता है कि ये मेरे को बेवकूफ बना के जा रहा है, वो नहीं खरीदेगा उससे। और कई बार हम एक्चुअली मार्केट सर्वे करके और वापस उसके पास लौट जाते हैं। शायद उसके लिए वो सरप्राइजिंग होता हो, क्योंकि उसने तो शायद निराशा मान लिया था कि बंदा ये वापस नहीं आएगा, पर उसको फिर एक विश्वास हो जाता है कि अच्छा, इसने मार्केट में सर्च किया और मुझसे बेहतरीन इसे नहीं मिला है, ये वापस यहाँ आया है। ये चीज उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देती है। आप देखिएगा, तो ये जो साइकोलॉजिकल के साथ साथ भी जो बात चली ना पर्सनल फैक्टर्स की, ये बहुत असर डालती है। तो अब पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, देखो आज हम जैसे आज आप और मैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, और हमारी जो उम्र में अंतर है, हमारे एक्सपीरियंसेस में अंतर है, हमारी एक्सप्लोरेशन में अंतर है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसमें जो अंतर है, इन सारी चीजों से मेरी सोच और आपकी सोच में भी अंतर आ गया। अगर कोई चीज खरीदनी होगी तो मेरे जिम्मेदारियां क्या है और मेरी अर्निंग क्या है, मेरी एज क्या है, मेरे इंटरेस्ट एरिया क्या है, इन सारी चीजों का असर मेरे बाइंग पर आएगा। और यही सेम चीजें आप पर भी काम करेंगी। हो सकता है जिस चीज को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, मे बी आप उसे क्लिक करें। अगर मैं आज के म्यूजिक की बात करूं तो आज जो रनिंग में मॉडर्न म्यूजिक है, उस म्यूजिक की सिंपल एक बात कर रहे हैं, मे बी आपके लिए वो म्यूजिक बहुत शानदार है, बहुत ही हैपनिंग है, रॉकिंग है, और शायद मैं उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि एज का फर्क है, इंटरेस्ट का फर्क है, और जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस का फर्क है। हमने जो सुना था वो मेलोडियस था, आज जो है वो बहुत ही हाई बीट सॉन्ग्स है, हाई बीट म्यूजिक है। तो ये जो अंतर आया ना एक्सपीरियंसेस का, उसकी वजह से शायद मैं जिसको रिजेक्ट कर रही हूँ उसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी को आप सेलेक्ट भी कर रहे हो।
तो ये डिफरेंसेस कैसे आए? पर्सनल फैक्टर से। अब पर्सनल फैक्टर में क्या क्या चीजें काउंट होती होंगी? नंबर 1, एज, उम्र। उम्र का डायरेक्ट रिश्ता होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चीजों को पसंद और नापसंद करने की हमारी आदतें भी बदलती हैं। तो उम्र। आगे की बात करते हैं, किस तरीके का हमारा लाइफ साइकिल है, स्टेजेस क्या है, उस प्रोडक्ट का स्टेज क्या है, हम किस स्टेज में हैं। यहाँ उम्र में देखो, कई लोग होंगे उम्र में हो सकता है वो 50 साल के हों लेकिन वो एनर्जेटिक है। कुछ लोग 30 साल के भी होंगे, शायद डल होंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है, और ये नजरिया डेवलप करने में उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसके जो पिछले एक्सपीरियंस है, उसके जो नियर डियर वंस है, वो कितना अपने लाइफ से उसने मिला है, वो कितना उससे खुश है, उन सारी चीजों पर आएगा असर। तो मैं किस स्टेज में हूँ, मैं एनर्जेटिक में हूँ, मैं डल में हूँ, मैं ग्रोथ में हूँ, मैं डिक्लाइनिंग में हूँ, व्हाटएवर मैं जिसमें भी हूँगा, मेरा नजरिया अलग अलग बन जाएगा। तो मेरा अप्रोच, राइट, पर्सनल फैक्टर की बात कर रहे हैं, एज है, अप्रोच है, मेरा ऑक्यूपेशन, मैं किस ऑक्यूपेशन में। देखो, एक किसान आदमी होगा उसकी सोच अलग होगी, एक इंजीनियर आदमी होगा उसकी सोच अलग होगी, एक मैकेनिक बंदे की सोच बिल्कुल अलग होगी। इंजीनियरिंग बंदा एकेडमिक लाइन से होगा और मैकेनिक बंदा प्रैक्टिकल लाइन से होगा। पर आप सोच के देखो, एक ऐसा इंजीनियर जो उसने बढ़िया डिग्री ली है और उसके साथ में वो एक्सप्लोर भी कर रहा है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीजों को, बहुत अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रहा है और उसको फुल उसके अपने टैलेंट का एक्सप्लोर कर रहा है, अर्निंग उसकी बहुत बेहतरीन है, तो वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है और चीज़ों को वो सेलेक्ट करते समय उसके जो इकोनॉमिक फैक्टर है बहुत असर डालता है। अरे भाई, मेरा स्टेटस ये है, मैं इतनी कम प्राइस की जो चीज़ है उसको खरीद करके कई लोग मुझे गरीब ना समझ ले। ध्यान दीजिएगा, हम कई बार चीज सस्ती अगर होती है और वो अच्छी भी होती है ना, सिर्फ इसलिए लोगों के सामने खरीदने से रिजेक्ट कर जाते हैं। कई लोग मुझे गरीब ना समझ ले कि मैं सस्ती चीजें खरीदता हूँ। और कई बार लोग इस चीज को ये फोकस करते हैं, अरे मैं महंगी भी खरीद सकता था, पर आई एम टोटली क्वालिटी कॉन्शियस, इफ आई एम गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी इन अ चीपर रेट, व्हाई नॉट। तो वो अपनी मिसाल कायम करते हैं, पर ये मिसाल कायम करने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है मेरे बच्चों। ये साहस हर एक में होता नहीं है, जिसमें साहस होता है ना वही ये काम कर सकता है। और बायर बहुत वैरायटी के बंदे हैं हमारे मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं। हम और आप की बात करते हैं, आप जो मेरी क्लास इस समय सुन रहे होंगे ना, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर रहे होंगे ना, तो आप ये सोचोगे बात तो ये भी सही है और बात तो वो भी सही है। तो जिसको जो अनुभव हो रहा होगा वो उसी नेचर का होगा, वैसा ही वो अनुभव कर रहा होगा। तो कई बार ऐसी चीजें, इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसके साथ हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ कि मैं मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, तो हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। जनरली मैं ऐसा कुछ खाता नहीं है, ऐसा कुछ सेलेक्ट करता नहीं, पर क्योंकि मेरे साथ में मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा गर्लफ्रेंड थी, तो जस्ट टू इम्प्रेस, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ इम्प्रेशन, तो इस इम्प्रेशन को रखने और बनाए रखने के चक्कर में मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिए। और ये होता है, जनरली ये होता है कि हम हमारे साथ में कौन लोग हैं, हम उनके सामने अपनी पी बनाना चाहते हैं, या हम उस स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, उस चक्कर में कुछ गलत निर्णय ले रहे हो सकता है। हम शायद उनके साथ में नहीं होते तो कुछ अलग तरीके से सोचते, पर उनके साथ थे तो हमने कुछ अलग तरीके से सोचा। इसका भी फर्क पड़ता है। हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किस तरह के सराउंडिंग्स में रहते हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, वो अपनी लाइफ को कैसे कैरी करते हैं, वो पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करते हैं, वो किन चीज़ों को, कपड़ों के मामले में या ज्वेलरी के मामले में किस चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और किन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। जैसा वो रिजेक्ट अगर करते हैं ना, तो मैं फिर वो सेलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चल गया कि पीपल आर रिजेक्टिंग दिस टाइप ऑफ वेराइटी, तो मैं उसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं के साथ उठता बैठता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता जिसको मैं खर्च करूं, पैसा खर्च करूं उसको खरीदने में, और मैं जाऊं और मेरे साथ वाले लोग मुझे कहते हैं अरे ये तो आउटडेटेड है, ऑब्सोलेंस कैटेगरी का प्रोडक्ट लेके आए हो। तो ये तो आदमी चाहता नहीं, ईगो हर्ट होता है भाई। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे कोई चीज पसंद है या नहीं है, उससे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ मेरी ली हुई चीज मेरे साथ वाले लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी तो मेरी पसंद बेकार है, मायने ही नहीं रखती। हम लोग क्या कहेंगे इसको बहुत फोकस करते हैं। आगे की एक बात, मेरी खुद की पर्सनैलिटी। मेरी खुद की पर्सनैलिटी क्या है? मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ, लंबा हूँ, शॉर्ट हाइटेड हूँ, बहुत गोरा हूँ, काला हूँ, विटिश हूँ, व्हाटएवर। मेरी पर्सनैलिटी क्या है? मेरी धड़ लंबा है कि मेरी ब्लैक्स लंबे हैं, मेरा फेस लंबा है, फेस का कट क्या है, वो बहुत सारी चीजें जो मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। और इसी पर्सनैलिटी के चक्कर में मैं कई चीजों को शायद पसंद करता, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी मुझे अलाउ नहीं करती है, मैं उसे रिजेक्ट कर देता हूँ।
क्यों? क्योंकि जो चीज़ मेरे पे सूट ही नहीं करेगी उसको सेलेक्ट करके करना क्या? अगर मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ तो जो चीज़ मुझे सूट ही नहीं करेगी, मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगी और मुझे भले ही भी पसंद आ रही हो, तो ऐसा करना क्या है? कई बार हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कई ऐसी चीज़ें अप्लाई करते हैं, चाहे वो क्रीम के मामले हो, फूड हैबिट्स के मामले हो, या हमारे कपड़े या ज्वेलरी सिलेक्शन का मामला हो, कुछ भी हो सकता है। हम कई चीजें हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदलाव कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल फैक्टर। अब बात कर रहे हैं अपने कल्चरल फैक्टर की। कल्चरल फैक्टर में बहुत सारी चीजें देखो, आपका सोशल क्लास कैसा है, आपका सब कल्चर कैसा है, आपका कल्चर कैसा है। कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, ये सारी चीजों का असर अलग अलग आता है। आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया का कल्चर आपके वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर से अलग है। अगर सब कल्चर की बात करोगे तो इंडिया में भी बहुत सारे सब कल्चर्स है भाई। राजस्थान में जाओगे अलग तरीके का कल्चर है, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे अलग तरह का कल्चर है, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया बिल्कुल वैरायटी रखते हैं। तो हम किस तरह के कल्चर से और हमारे कैसे बिलीव्स हैं, हमारे फैमिली का किस तरीके का ग्रुप है, हमारे सोसाइटी क्या अलाउ करती है, किस चीज को रिजेक्ट करती है, ये सारी चीजों का हम पर असर आएगा। आगे आ जाते हैं हमारी सोशल, वही सोसाइटी का बात आ गया, जैसे रेफरेंस ग्रुप हो या हमारी फैमिली हो या रोल्स और स्टेटस है, हम किस तरह के रोल में हैं। अगर मैं इस समय मेरी सोसाइटी में मैं पंच हूँ, मुखिया हूँ, तो मुझे अलग तरीके से डिसीजन मेकिंग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हूँ जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और आइडियल मानते होंगे। तो मुझे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे मेरी जो प्रेस्टीज है वो डाउन हो जाए। तो मैं किस स्टेटस में हूँ, किस रोल पे हूँ। मैं फादर हूँ तो मुझे फादर जैसा डिसीजन लेना चाहिए, और मैं एक बच्चा हूँ तो मुझे बच्चे जैसा डिसीजन लेना चाहिए। बच्चे फादर जैसा और फादर बच्चे जैसा डिसीजन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस वही चीज है, हमें अपने रोल को मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट इन विच रोल आई हैव, मतलब मैं किस में हूँ और किस में हूँ और इस रोल की डिमांड क्या है। एज पर द डिमांडिंग ऑफ द रोल आई हैव टू प्ले, दिस इज द पॉइंट। ये हो गया आपका सोशल। अब आ जाओ इकोनॉमिक। वो सारी पर्सनालिटी में भी भैया यही बात आएगी, आपकी जेब जितनी गर्म होती है आप उतनी ज्यादा अपनी गरमाई शो करते हो। अगर जेब ठंडी है तो गरमाई शो करने से मतलब नहीं है। तो एक्चुअली आपका जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो बहुत असर डालता है। आपकी खुद की पर्सनल इनकम क्या है, आपके घर के फैमिली की इनकम क्या है, आपकी इनकम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखो आज आप 20,000 रुपया अगर महीने का कमा रहे होते हो तो आपकी इनकम से जो एक्सपेक्टेशन है वो एक नॉर्मल सी है। 20,000 में भैया आजकल आज की महंगाई के जमाने में होता कुछ नहीं है, पर हाँ क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो तो 20,000 भी ठीक है, गुजारा चल जाएगा। आप 80,000 रुपए कमा रहे हो और 2 ही बंदे हो तो भैया तुम कर क्या रहे हो? लग्जरियस चीजें, खाने पीने, इन्वेस्टमेंट के अलावा तुम्हारे पास है क्या? तो आपकी इनकम की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। आपकी जिम्मेदारियां क्या है, अर्निंग क्या है, और फिर उसके बाद आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है, इससे सारी चीजें इंटर रिलेट करती है। तो आपकी इनकम की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आपके सेविंग्स क्या है, आप कमाते कितना और उसके बाद सेविंग कितना करते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक में। आप 5 लाख रुपया कमाते हो एक महीने का, लेकिन सब खर्चा कर देते हो, उड़ा देते हो, और आपकी इमरजेंसी के लिए आपके पास कोई फंड ही नहीं है, तो लोग आपको बेवकूफ ही तो कहेंगे। भैया 5 लाख रुपया एक महीने का कमाते हो, उसके बाद तुम नीड के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे लोगों के सामने हाथ फैला लेते हो, ये क्या बात हुई भाई? हाँ, इससे तो हम ही ठीक है, 50,000 रुपया कमाते हैं लेकिन 10,000 रुपये पीछे सेविंग पे डालते हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर में काउंट होता है। ऐसी आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, बहुत सारा पैसा है आपके पास में, आपका बहुत साउंड है फाइनेंशियली, यू आर वेरी साउंड, पर सारा इन्वेस्ट कर रखा है। लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं है, कैश फॉर्म में कुछ नहीं है। अगर कैश फॉर्म में कुछ नहीं है तो आपका पर्स हमेशा खाली है और आप कहते हो वैसे मैं करोड़ों का मालिक हूँ। ऐसे करोड़ों का मालिक से क्या मतलब है भैया? आपके पास में 500 रुपए खुले नहीं मिलते कभी घर में, जेब में। तो ये लिक्विडिटी स्टेटस भी बहुत फर्क डालता है। और कई लोग कहेंगे कि भैया हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, पर जेब में इज्जत बनी रहती है, कोई आदमी मांग लेना तो कोई परेशानी नहीं आती है। तो लिक्विडिटी स्टेटस भी हर एक व्यक्ति के मतलब कॉमन सेंस की बात नहीं है। वो कई लोग तो करोड़ों में काम तो करते हैं पर उनके जेब में पैसा 500,000 भी नहीं होता है। ऐसी बात करता है कंज्यूमर क्रेडिट। कई बार ये होता है, हम कंज्यूमर क्रेडिट कितना करते हैं? आपको पता होगा कि क्रेडिट क्या होता है। एक लिमिट तक हम अपन क्रेडिट कार्ड से जैसे उधारी ले सकते हैं। अगर मेरे पास में नहीं भी पेइंग कैपेसिटी है तो आई कैन फिक्स द लिमिट, क्रेडिट करवा लेते हैं बैंक से, और उससे क्या होता है कि मैं उस लिमिट तक मैं उसको उधारी ले सकती हूँ। पर डिपेंड ऑन द गुडविल, मेरे मार्केट में स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेसमैन का तो सारा काम ही क्रेडिट पे चलता है भाई। तो कंज्यूमर क्रेडिट क्या चल रहा है, कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ये होता है इकोनॉमिक फैक्टर। एक और ले लेते हैं मार्केटिंग फैक्टर।
देखो मार्केटिंग फैक्टर की जो बात अगर हम कहते हैं, ये सॉरी एनवायरमेंटल रह गया। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, आपके जो जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे लोग, जो सरकार है वो किस तरीके से रूल्स बना रही है मार्केट पॉलिसीज के या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के, तो वो किस तरीके से बना रही है कि सेविंग ज़्यादा बढ़ेगी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ेगा, ये पॉलिटिकल हो गया। लीगल फैक्टर हो जाते हैं, लॉ किस तरीके से बनाया गया है कि कितने रेस्ट्रिक्शंस है, कितनी बॉन्डिंग्स है, प्रोविजंस कैसे हैं, मार्केट को फ्लोरिश करने वाले हैं या कंज्यूमर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो वाली चीज़। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, आज नए नए तरीके के गैजेट्स आ गए हैं, तो अगर टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो लोग उन्हें खरीदना शुरू कर देते हैं और उनकी बाइंग हैबिट्स हो जाती है फिर चीज़ों की। पर अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर होगा ही नहीं, तो इस तरह के टेक्निकल प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे ही नहीं, तो हम खरीदेंगे कहाँ से। अब देख लो कोरिया में, जापान में, चाइना में ये तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ही पीपल आर एंजॉयिंग स्मार्ट गैजेट्स, और वही चीज़ जो वो लोग बाद में रिजेक्ट कर देते हैं तब हमारे इंडिया में आती है और हम उसे न्यू प्रोडक्ट के मार्केट नाम से या स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से उसे हाथों हाथ लेते हैं। चीज़ों में अंतर है, कितना एडवांसमेंट है। और उसके अलावा एथिकल कंसिडरेशन हमारे यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को हम गलत कहते हैं। पैसा कमाना बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमेशा द बेस्ट है? क्या एंथ्रोपोलॉजी ग्राउंड को इग्नोर करके पैसा कमाना अच्छा है? नहीं, कभी भी अच्छा नहीं है। पर इंडिया का कल्चर तो साफ साफ है भैया, सर्विंग तो होनी चाहिए। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप अभी कोविड-19 की सिचुएशन देख लो, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ गंवाया भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सेवा भी की है। हम किस तरीके से अपने आप को सर्व करेंगे एथिकली, डिपेंड आप किस तरह के देश में, किस तरह के कल्चर में हो, किस तरह की इकोनॉमी में हो, और ये पर्सन टू पर्सन ज्यादा वेरी करता है। मैं फैक्ट बता रही हूँ, आपके देश का और आपके फैमिली का, आपके वैल्यूज का, आपकी जो बिलीव्स है उनका बहुत बहुत डायरेक्ट असर होता है आपकी उस लर्निंग पर कि मुझे सही क्या है और गलत क्या है, इसमें समझ मुझे कितनी दी गई है, मेरी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है, किस देश में हुई है, किस समाज में हुई है, डायरेक्ट असर आता है। और ये अभी कोविड में आप सब बच्चों ने देखा है, हमने भी देखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मार्केटिंग फैक्टर्स। मार्केटिंग फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं भैया, किस तरीके से मार्केट में जो प्लेस है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रमोशन क्या, प्रोडक्ट में वैरायटी क्या है, ये सारी चीजें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप सही टाइम पे सही क्वालिटी की चीज को सही प्राइस पे सही बंदे के हाथ में पहुंचाओ, कैसे चीज नहीं बिकेगी। आपके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को ये सही प्रोडक्ट क्या है, सही व्यक्ति कौन है, सही जगह क्या है, सही कीमत क्या है, वो सारी चीजें। तो ये भी एक मार्केटिंग जो फैक्टर है, ये भी बहुत असर डालता है हमारे बाइंग पर। तो स्टूडेंट, जब ये सारे फैक्टर्स पे हम फोकस कर लेते हैं, तब कहीं जा करके ये प्रोसेस शुरू होता है जो कि बाइंग का होता है, और बाइंग का प्रोसेस शुरू होता है तब ये ऑप्शन डेवलप होते हैं, बाय और डोंट बाय, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। अब ये वाला मामला आता है। तो मगर ये खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इससे पहले बहुत सारी चीजें जिसको अपन ने आज अपनी क्लास में थॉरोली डिटेल में समझने और समझाने की मैंने कोशिश की। होपफुली आपको मेरी क्लास समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। आगे की बातें आगे की क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।